चलिए सीमेंस का बता देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से सीमेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि टॉप अगर आप देखेंगे तो टॉप आपको 8,000 रुपीज पे दिखाई दे रहा होगा। स्टार्टिंग से ही टॉप सीमेंस का 8,000 रुपीज पे था। बॉटम 7,500 रुपीज पे था। एक बॉटम सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज 7,600 रुपीज पे था। कुछ टाइम तक मार्केट 7,600 रुपीज पे कंसोलिडेट किया एंड देन फिर वो नीचे की तरफ आज के दिन में ब्रेकआउट दिया। एंड सबसे मजेदार थिंग कि वो जब ब्रेक किया ना 9%, तब भी 7,000 रुपीज सेकेंड हाईएस्ट ओआई वहां पे खड़ा था उसका। एंड वहीं पे जाके वो रुका। सोनू सर, कभी कभी क्या होता है हम ऑप्शन चेन पे देखते हैं, सपोज दैट मार्केट ईओआर पे मतलब पूरा सिनेरियो बन रहा है। फॉर एग्जांपल बुल रन का सिनेरियो बन रहा है या मार्केट को ईओआर+1 जाना है एंड वो बॉटम से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते ईओआर के बीच में ही रुक गया, तो फिर ईओआर+1 उसको अपना पूरा काम करना होता है जो पिछले दिन वो नहीं कर पाए, तो सुबह के बाद वो अपन हो जाएगा। तो कुछ कुछ फैक्टर्स है जो काम करता है, लेकिन हर बार वो उस तरीके से काम नहीं करता है। वो डिपेंड्स करता है कि मार्केट में कब कौन से स्टॉक्स में कितना प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो हम प्री मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। हम लोग प्री मार्केट का टाइम होता है, आप 9 बजे से लेके 9:07 तक ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। 9:07 पे जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 9:07 से 9:08 तक आपके ऑर्डर्स मैच होते हैं। अगर आपका ऑर्डर मैच हो जाता है तो 9:08 के बाद ट्रेड फ्रीज हो जाता है और उसके बाद 9:15 पे आपका अगर ट्रेड मिला है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो 9:08 पे वो आपका रिजेक्ट कर देगा। 9:07 से 9:08 वो 1 मिनट ट्रेड मैचिंग के लिए होता है। बढ़िया है, टाटा पावर कोई बुराई नहीं है तन्मय सर। राहुल सर, मुझे लग रहा है आप शायद नए हैं। पहले मैं और भी ज्यादा स्पीड में पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं बहुत सुधार की हूँ अपने में। धीरे धीरे और भी सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या करूं सर, स्पीच ही मेरी वैसी है, शुरू से ही स्पीच वैसी है, पर अब धीरे धीरे सुधार सुधार आ रहा है। डाबर देखा है ना, बेहतरीन चीज है। मैं कुछ स्टॉक्स को देखी, कुछ स्टॉक्स ना, कुछ भी कहो आप उनको, कैसा भी कहो, लेकिन स्टॉक है। जैसे कुछ भी स्टॉक में कौन कौन सा हो गया, आप डाबर को एनालिसिस करिए। डाबर के बाद आप टाटा, और भी स्लो बोलूं और भी स्लो बोलूंगी, ठीक है। टाटा पावर को आप देखिए, टाटा पावर का बॉटम वही है। उसके बाद आप टाटा स्टील को देखिए, पूरा महीने वो वही बॉटम पे है, वो ब्रेक नहीं करने का। उसके बाद टाटा स्टील हो गया। अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ, सन फार्मा। सन फार्मा कितने लोगों ने देखा है, देखा है? सन फार्मा कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? शायद जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वैसा आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डे कैंडल है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डे कैंडल है एंड स्टॉक स्टार्ट हुआ हियर। 29 नवंबर को मार्केट स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ एंड देन 29 नवंबर को, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये 29 नवंबर की कैंडल है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका बॉटम है और यही इसका टॉप है। एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नीचे ये है और पूरा महीना ये इसी रेंज में कंसोलिडेट है। अब बेहतरीन, जब मार्केट में ऐसा कंसोलिडेशन होता है ना, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब कंसोलिडेशंस के बाद रेंज ब्रेक करता है, ब्रेक करने के साथ वॉल्यूम उस डायरेक्शन पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो, वाई उस डायरेक्शन पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो, तो ब्रेक के बाद जो ब्रस्ट होता है ना, वो हमको जल्दी मूव दे सकता है और ज्यादा मूव दे सकता है। मैं बोलती हूँ आप आराम से 3-4% उस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है ना, जैसे कि वैसा समझिए कि एक रेंज है, बहुत टाइमिंग से वो उसी उसी रेंज में चल रहा है, और जब उसको रास्ता मिलेगा तो वो बहुत तेजी से भागेगा। चाहे उसको रास्ता इधर की साइड मिले वो गिरने के चांसेस रखेगा, चाहे रास्ता उसको इस साइड से मिले तो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मैंने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपको उस डायरेक्शंस में वॉल्यूम्स बनता हुआ दिखाई दे, आपको उस डायरेक्शंस में ओआई बनता दिखाई दे। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास कितना 20 दिन है, 20 तारीख हो चुकी है, अभी बचा कितना 6 दिन, ठीक है। अब मार्केट अगर 26 तारीख के दिन सन फार्मा 1820 रुपए पे क्लोज हो, समझिएगा, अगर सन फार्मा 1820-22 रुपए पे क्लोज हो एंड नेक्स्ट मंथ 1820-22 से स्टार्ट एंड नेक्स्ट मंथ की ओआई डेटा में 1820-1830 रुपए पे बॉटम का आपको ओआई दिखाई दे रहा हो, देन आपको ये 1900 रुपीज तक एक अच्छी रैली देने के चांसेस रखेगा।
सेम इसका अपोजिट, अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, नेक्स्ट मंथ में यही इसका टॉप रहे या यही इसका बॉटम रहे और ब्रेक करेगा, तो बॉटम नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा एंड ये ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। सेम कहानी आपके एचडीएफसी लाइफ की है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एचडीएफसी लाइफ भी बहुत टाइमिंग से एक रेंज में है, देखा है आप लोगों ने। एचडीएफसी लाइफ हो गया, बहुत सारे स्टॉक है ऐसे, एचडीएफसी लाइफ है, गेल भी उसी उसी रेंज में घूम रहा है। देखिए एचडीएफसी लाइफ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बस ये यही यही घूम रहा है, 620 और ऊपर 630 640, सिर्फ इतना ही है। रिस्क कैसे मैनेज करें? शक्तिशाली रिस्क मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप चाहे 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो महीने का, आप चाहे 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहे 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो या चाहे 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको हमेशा आपको एक सेक्टर में नहीं जाना है, आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना रहेगा। अगर आप इंट्राडे में भले ही आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में भी है, तो अब भी आप पूरा के पूरा 5 लाख रुपए का कैपिटल इंट्राडे में नहीं लगाएंगे और नहीं लगा सकते, बिकॉज सब जितना आएगा उतने जाने के चांसेस रहेंगे। तो आपको अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, जितना भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उसका 10% 20% का रिस्क लीजिए। एज कम है तो उस रिस्क को आप 30% तक लेके जा सकते हैं, पर उससे फर्दर मत जाइए, मतलब नहीं है। 10% 20% फंड बहुत है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपए का आपके पास इन्वेस्टमेंट है महीने भर का, आप 20% कितना हुआ 20,000। अब कोई इंसिडेंस आपने ट्रेड किया और एक ही दिन में आपका पूरा 20,000 रुपया खत्म हो गया, तो फिर हम 1 लाख रुपए से वापस से 20,000 रुपया नहीं लेंगे। अभी जब हमारा काम वो 20,000 रुपए को 1 महीना चलाना था, वो 20,000 हमारा पहले दिन में ही खत्म हो गया, तो अब वो पहले दिन के बाद आप पूरा महीना ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। कसम खा लीजिए कि मुझे ये महीना ट्रेड नहीं करना, जितना मेरे पास पैसा था उतना मैंने खर्च कर लिया है, अब नेक्स्ट मंथ पैसा आएगा तो नेक्स्ट मंथ ट्रेड करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बचेगा फिर आप उसको और डाइवर्सिफाई करिए। कुछ फंड्स को आप, नहीं समझ में आया, जल्दी बोला, फिर से रिपीट कर दिया। क्या होता है, हम जनरली अभी क्या कर रहे हैं, आप में से यहाँ पे जितने लोग हैं ना, उनमें से 90% अभी ऐसा करते हैं कि चलिए सैलरी आया, सैलरी के बाद हमको ट्रेड करना है ऑप्शंस में, हमने सैलरी से जितना बचाया 20,000 50,000 रुपया पूरा डीमेट में डाला और ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब 50,000 रुपए से डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, 2-5 हजार रुपए जा रहा है, 2-5 हजार रुपए आ रहा है, चल रहा है कंटिन्यूस महीने भर आप ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप महीने भर की सेविंग में 50,000 रुपया बचा पा रहे हैं, तो 50,000 का 10% 20% फंड ही इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करिए फॉर मंथली। मतलब कि अगर 50,000 रुपए का 20% मतलब 10,000 रुपया आपका ट्रेडिंग का हिस्सा आया फॉर इंट्राडे, कि आपको 10,000 रुपया से ही ट्रेड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज का मार्केट, आप बैठे कॉल बाई करके, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, नए हैं, आप आए और आपने वो पैसा लॉस कर लिया है, एक ही दिन में आपका अगेंस्ट चला, जो भी रहा हो XYZ, पूरा 10,000 रुपया खत्म हो गया। फिर कल आप उस 50,000 रुपए में से वापस से 10,000 रुपया नहीं लेंगे। आपका कैपेसिटी था कि 10,000 रुपया 20% का रिस्क लेने का, जो बाई चांस एक ही दिन में खत्म हो गया, तो अब वो 40,000 रुपए का फंड है जिसको आपको अदर जगह पे पैसा लगाना है। रिस्क को डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है पता है, कि हम अगर एक चीज अगर हमको लॉस दे रही है ना, तो दूसरी जगह से हम उसको कम कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे ने 10,000 रुपए का लॉस दिया है एंड पोजिशनली अगर आपको 500,000 रुपए का भी कवर करके दे दिए, तो 9,000 रुपए के लॉस पे आप आ जाएंगे। और कुछ म्यूचुअल फंड ETF आपको रिटर्न दे रहे हैं तो वो और कुछ कम हो जाएगा। इस तरीके से आप साल भर का जब ओवरऑल कैलकुलेशंस निकालेंगे, तो चाहे इंट्राडे ने आपको लॉस दिया हो, चाहे आपको इंट्राडे ने प्रॉफिट दिया हो, लेकिन ओवरऑल जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब मैंने डाइवर्सिफाई किया तो मुझे अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आपने इंट्राडे बहुत अच्छा पैसा बनाया, पोजिशनली कम पैसा बनाया, तो मिल का थोड़ा, मान के चलिए 10,000 रुपए का प्रॉफिट इधर बना, साल भर का 10,000 रुपए का प्रॉफिट इधर बना, तो एक साल में मान के चलिए आपने ओवरऑल 20,000 रुपया बनाया। लेकिन वही 10,000 रुपए आपने साल भर में ऑप्शन में लॉस किया और 10,000 रुपए आपने इधर से कवर कर लिया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास पोजिशनली या फिर इंट्राडे के अलावा कोई और इनकम नहीं होती, तो 10,000 रुपए जो साल भर आप गवा रहे, वो ओवरऑल 10,000 रुपए आप नेगेटिव में रहते, फिर अगले साल फिर ट्रेड करेंगे, फिर वापस आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रेशराइज होके ट्रेड करेंगे और बड़ा लॉस करेंगे, फिर आएंगे फिर लॉस करेंगे, वो प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। जो चीजें मैंने देखी है ना, जनरली क्या होता है कि ऑप्शंस में
आप ओवरऑल लॉस में नहीं रह सकते, बट आप ओवरऑल प्रॉफिट में भी नहीं रह सकते। बस आपका वैसे ही सिलसिला चलता रहेगा, आज प्रॉफिट कल लॉस, आज प्रॉफिट फिर लॉस फिर प्रॉफिट, 4 दिन प्रॉफिट 5 दिन प्रॉफिट फिर लॉस प्रॉफिट लॉस, बस उसी तरीके से वो चलता रहेगा। कभी कभी कुछ अच्छा कमाएंगे भी, किसी किसी महीने कुछ जाएगा भी, लेकिन जब आप अपना ओवरऑल डीमेट का स्टेटमेंट लेकर चेक करेंगे ना, तब आपको यही दिखेगा कि क्या कमाया है, सिर्फ ब्रोकरेज गया है या ब्रोकरेज से थोड़ा बहुत पैसा मैंने कमाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो चीजों को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, तभी जाकर आप कर पाएंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल विशाल सर, कैश में ट्रेड कर सकते हैं। कैश सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, अभी अभी आपने अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग बेसिस में है, तो मैं कहती हूँ कि कैश में ट्रेड करिए। एंड कैश में ट्रेड करते करते मुझे नहीं लगता आपको ऑप्शंस में अगर आप एज अ फ्रेशर्स हैं तो ऑप्शन में डाइवर्सिफाई होने की जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, हाई रिस्क के साथ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ऑप्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शन पे बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। अभी नाम तो मुझे याद नहीं है, अभी डेली बेसिस पे कैश में नो डाउट तन्मय सर, कोई बोल ही नहीं सकता आपको कि कैश में लॉस होता है, कोई नहीं आपको बोल सकता है। मैं मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना कि कैश में अगर आप, मैं क्या, आप घर यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं ना, आप सब जाइएगा, जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक डीमेट एप्लीकेशन में प्रॉफिट लॉस चेक करने का ऑप्शन आता है, जब से आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया है तब से लेके आज तक का, वहां पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस जाकर चेक करेंगे, वहां पे आपके पास ऑप्शंस आता है। एक तो ऑल करके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं, एक आप अपना इक्विटी में कितना प्रॉफिट और लॉस किए वो पता कर सकते हैं, एक आप एफ एंड ओ में कितना प्रॉफिट एंड लॉस किए हैं वो पता कर सकते हैं। जब आप चेक करेंगे ना, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। करण सर बिल्कुल कैश में होल्ड किया जा सकता है, कैसे होल्ड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कैश में ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। पहली चीज, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ब्रोकर जो है, ब्रोकरेज फर्म जो है, वो इंट्राडे ट्रेड करने का पैसा देती है। मान लो आपके पास 10,000 रुपया है, 5 टाइम का लिमिट देगी, तो 50,000 रुपए तक के शेयर 10,000 रुपए के फंड के साथ कर सकते हैं। लेकिन उनका कंडीशन है कि आज ही माल खरीदोगे और आज ही आपको माल बेचना पड़ेगा 3/15 के पहले। ये हुआ तभी, इसी कंडीशन पे ही वो आपको 5 टाइम का लिमिट देगी। ठीक है। लेकिन आप ब्रोकर से बोले नहीं भाई, मैं एक दिन में क्यों क्लोज करूंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं क्लोज करूंगा, तो ब्रोकर बोल देगा ठीक है, आपको अपनी मर्जी से ट्रेड करना है तो हम लिमिट नहीं देंगे, तो वो पोजिशनरी आपको लिमिट नहीं देगा। सिंपल सी चीज है, आपके पास 10,000 रुपया है तो सिर्फ आप 10,000 का ही सौदा खरीद पाएंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे। तो वो पोजिशनली होता है, 10,000 रुपया है, अब उसको आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। जब आप पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तभी वो पोजीशन क्लोज होगा। तो कैश में ट्रेड करना ऐसा जरूरी नहीं है कि कैश में ट्रेड करें तो सिर्फ इंट्राडे हुआ। कैश में ट्रेड करने का मतलब, कैश एक सेगमेंट है जिसमें किसी कंपनी के शेयर्स को बाई एंड सेल किया जाता है सिंपली। अगर आप इंट्राडे मतलब सेम डे पे खरीद के सेम डे में बेच दे रहे हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है, और उसी पोजीशंस को एक दिन से ज्यादा मैक्सिमम लाइफ टाइम तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो पोजिशनल्स या लॉन्ग टर्म कहलाता है। होगा वो भी कैश में, वो भी कैश में कर सकते हैं। बताइए विजेंद्र सर, अपना डाउट बताइए। एफ एंड ओ का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड करना। एफ एंड ओ जस्ट एन ऑप्शंस नहीं होता है कि आप ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस ले रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी वो एफ एंड ओ में आएगा। एफ एंड ओ का मतलब भी होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है। नहीं रजनीश सर, मैं डेली बेसिस पे क्लासेस लेती हूँ ना, कोई प्रीमियम चीज नहीं है। संजीव सर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीजें संभली हुई नहीं है। यहां से देखते हैं पोजिशनली प्रेशर्स बहुत तगड़ा हमको देखने के लिए मिल रहा है एक डाउन साइड में, पर अच्छी चीज है। जब तक प्रेशर्स नहीं देखने के लिए मिलेगा तब तक स्टॉक्स करेक्ट कैसे होंगे, तब तक स्टॉक्स करेक्ट नहीं होंगे तब तक हमको कैसे मौका मिलेगा खरीदारी करने के लिए, पोजिशनली खरीदने के लिए। पोजिशनली खरीदने के साथ साथ लॉन्ग टर्म खरीदने के लिए तो करेक्शंस भी जरूरी है ना सर। निफ्टी 26,000 27,000 जाकर बैठ जाएगा तो कब हमको मौका मिलेगा खरीदने का, वो चीज भी तो है। अनुभव सर, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप ट्रेड करेंगे ना वैसे वैसे वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेगी। आपकी बात सही है लेकिन सर,
ये ऐसे मार्केट में आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जो भी आपको ट्रेड कर, जैसे भी आपको स्ट्रेटेजीज पे ट्रेड करना, बहुत सारी है, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी से और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन जब मार्केट वन साइडेड रहता है ना, तभी इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा ना, तब तगड़ा लॉस होने के चांसेस है। एक बात बताइए, कल हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशंस किया। डिस्कशंस में मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी वो चीज डिस्कस करूं। मुझे ऐसा था कि आप लोग बोलते हैं कि हम लोग फ्यूचर को हेज करके ट्रेड कर सकते हैं। एक बात बताइए, फ्यूचर को हेज करके ट्रेड करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? चाहे फ्यूचर को पोजिशनली हेज करिए, चाहे फ्यूचर को इंट्राडे हेज करिए, क्या फायदा होगा? फायदा बताइए मुझको, क्या लगता है आपको? नहीं सर, एक ही चीज लगा सकते हैं चंद्रशेखर सर। लॉस कम होगा मतलब लॉस के चांसेस कम होंगे। लॉस के चांसेस कैसे कम होंगे? जहां 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है वहां 7,000 का लॉस होगा, सिर्फ उतना ही होगा ना। सिर्फ हाँ, अगेंस्ट गया तो भी लॉस होगा। लॉस कम होगा, पर लॉस तो फिर भी हो रहा है ना। लॉस कम होगा मतलब लॉस तो फिर भी हो रहा है। लॉस होगा मतलब लॉस तो फिर भी हो रहा है ना। लॉस लिमिटेड। एक चीज अमित कुमार सर, आपने कहा कि लॉस लिमिटेड होगा, तो लॉस लिमिटेड करने के लिए हम स्टॉप लॉस का भी तो यूज कर सकते हैं। देन वाई हेज? अमित कुमार सर, अगर लॉस को लिमिटेड ही करना है, कभी सोचा आप लोगों ने इस चीज को? अगर हमको लॉस को लिमिटेड ही करना है, लॉस को फिक्स्ड ही करना है, तो हम हेज करने के बजाय स्टॉप लॉस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सोचा इस बारे में या नहीं सोचा मुझे नहीं मालूम। मुझे जो लगता है फ्यूचर हेजिंग का, वो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या व्यू है, क्या फायदा होता है फ्यूचर हेजिंग करने से। जनरली मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई फायदा हो सकता है फ्यूचर हेजिंग का। डर कम होगा। डर कम करने के लिए हम स्टॉप लॉस यूज करेंगे ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो डीमैट एप्लीकेशन में सपोज आपने पोजीशंस लगाया, पोजीशन लगाने के बाद टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है आपकी डीमैट में। जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो एक्सपायर नहीं होता है जब तक आपका 1 साल के अंदर वो वैल्यू ट्रिगर ना हो जाए। तो डर कम करने के लिए सूरज सर, लिमिटेड लॉस करने के लिए हम एक बार ही वो वैल्यू को सेट कर देंगे। उसके बाद जैसा ही आएगा वो निकल जाएगा वहां पे। मैं आपको बताती हूँ जो मैंने डिस्कस किया, जो बेसिकली मुझे समझ में आया। आप लोग बताइएगा कि सही है या नहीं। फ्यूचर हेजिंग करने का सबसे मोटा बड़ा बेनिफिट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है करने का कि सिर्फ और सिर्फ मार्जिन बेनिफिट मिलता है, दैट्स इट। मतलब कि अगर आपको 1.5 लाख रुपए का फ्यूचर नॉर्मली ट्रेड करने में अगर आपको लग रहा है, तो आप वहां पे जस्ट हाफ, यानी कि महंगा प्रीमियम आपने लिया है, तो 30-40 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी आपको वो ट्रेड करने देगा। ठीक। सिर्फ ये एक सबसे बड़ा बोल सकते हैं फ्यूचर हेजिंग करने का रीजन, या सबसे मोटा बेनिफिट आप बोल सकते हैं, यही एक है। दूसरा क्या? दूसरा ये, जब मार्केट जैसे कि सीमेंस, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट में हमको बॉटम दिखाई दे रहा था 7,500 रुपीज का। अब हम क्या करेंगे? हम 7,500 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। लेकिन मार्केट अनकंडीशनली टूट जाए, हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि इससे ज्यादा टूटेगा, एंड विद इन टू 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 2 या 3 कैंडल में, या मतलब आप ऐसे समझिए 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में सडन टूट जाए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो और गिर जाए, तो आपको कुछ बच सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ सीमेंस को। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या लगता है, इसके अलावा और कोई बेनिफिट है? इसके अलावा कोई और बेनिफिट है? ये देखिए, ये 1 डे का कैंडल है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इसको मैं 1 आवर की जगह 5 मिनट कर देती हूँ। जैसे कि मार्केट यहां रहा, ये सीधा मॉर्निंग में ओपन होते ही नहीं टूटा, ये टूटा 12 बजे। ये यहां पे हुआ, मान के चलिए 7682.75, ये तो बड़ा स्टॉक है। सो वैल्यू स्टॉप लॉस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू मैच नहीं कर पाती है, स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है, स्टॉप लॉस को बाउंस करके मार्केट नीचे चला जाता है। और जब ऐसा फॉल आएगा, तो हमको ये बचा सकता है।
तो हमको ये बचा सकता है, अदरवाइज फ्यूचर हेजिंग करने का और कोई मोटा फायदा नहीं है, और कोई मोटा फायदा है नहीं। और इंट्राडे में तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि इंट्राडे तो फ्यूचर हेजिंग करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। बस अगर आप पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं काम तो अलग बात है। इंट्राडे आप क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैंने कैलकुलेशंस किया। इंट्राडे में अगर हम फ्यूचर हेज कर भी रहे हैं तो हम छोटा सा टारगेट लेंगे। पहली चीज देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए, जैसे कि सीयूबी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, सीयूबी यहां कहीं चल रहा है 177.11। अब मुझको यहां से लेना है इंट्राडे, पहली चीज तो मेरा टारगेट क्या होगा, 179.71, ₹2 के आसपास। अब इंट्राडे में इतना ही बड़ा टारगेट है तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा दूर, क्योंकि स्टॉप लॉस भी मेरा छोटा रहेगा, तो मैं क्या करूंगी 175 का ही पुट ऑप्शन लूंगी। क्यों? क्योंकि जब टारगेट छोटा है इंट्राडे में तो कैलकुलेशंस भी मेरा उसी अकॉर्डिंग रहेगा ना, स्टॉप लॉस भी उसी अकॉर्डिंग रहेगा, पूरे दिन की रेंज भी वही रहेगी। बड़ी रेंज मिलती है एक अलग बात है। तो आप कौन सा पुट ऑप्शन लिए, ₹175 का। डिफरेंस कितना है इन दोनों में, ₹2-2.5 के आसपास। अगर आप इंट्राडे में ये ट्रेड लिए हैं तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, यानी कि मार्केट 177.11 से ही आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट नहीं कर देगा, ये आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा ₹178 से ऊपर जाकर। क्यों? भाई साहब, इसका भी तो डेल्टा ज्यादा है ना, ये भी तो इमेजिनरी लाइन के पास पुट ऑप्शन है ना, इसका डेल्टा कितना होगा, 0.5, 0.5 के आसपास, 0.4 के आसपास। आप एक चीज समझिए, अगर ये ₹10 ऊपर जा रहा है तो ये ₹4 चलने की कैपेसिटी रखता है। ₹1 ऊपर जा रहा है तो ये 40 पैसा प्रीमियम भी तो बढ़ेगा, ये चीज भी तो आप सोचिए। कि अगर आप देख रहे हैं तो ये ₹1 बढ़ रहा है तो 40 पैसा तो ये लेके ही जा रहा है, मतलब आपको मिलेगा कितना, 60 पैसा। आपके फेवर में चला तो ₹1 मूव हो रहा है तब आपको 60 पैसा मिल रहा है। अगर वही आपको कंसोलिडेशन के फेस में मिला, मतलब सुबह आपने ट्रेड लिया और आपको 2 बजे जाकर टारगेट मिल रहा है, प्रीमियम तो और ज्यादा डिके हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ₹1 की जगह 60 पैसे की, जो ₹1 पे आपको 60 पैसा मिल रहा है, वो ₹1 पे मे भी हो सकता है आपको 50 पैसा मिले। जब ये स्टॉक ₹2 ऊपर मूव करेगा तब जाके आपको ओवरऑल ₹1 का प्रॉफिट हो पाएगा। आप ये कैलकुलेशंस लीजिए, आप किसी बड़े स्टॉक में भी कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम चीजें ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो मुझसे पूछे थे ना कि इंट्राडे में भी हम, एक मेरे पास कॉल आया था, नाम मुझको याद नहीं है, लेकिन जो लोग सोचे हैं ना कि फ्यूचर को हेज करके ट्रेड करें इंट्राडे में, तो मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहिए। इससे बेहतरीन ऑप्शन क्या है पता है आपको, कि आप सिंपली 175.41 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे आपका 40 पैसा रिस्क पे लग रहा है, वहां 40 पैसा और जाने की चांसेस रहेगा, तो वहां स्टॉप लॉस लगा लीजिए ना। मतलब कि जहां पे ₹5,000 का प्रॉफिट आने के चांसेस है, ₹5,000 जाने के चांसेस है, वहां पे ₹7,000 जाने के चांसेस रहेगा। स्टॉप लॉस उस अकॉर्डिंग कर लीजिए, बस वहां पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, ये आपकी बात सही है जशवंत सर, लेकिन एक चीज बताइए आप, कि अगर हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं तो हम अपने डायरेक्शंस को प्रॉपर प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो हम फ्यूचर हेज करने के बारे में सोचते हैं ना, कि लॉस हमको नहीं होना है। और जब हम श्योर है कि मार्केट यहां से गिरना ही है, एक बात बताइए, सेम सिचुएशन में जशवंत सर, आपने फ्यूचर को बाई किया होता और पुट ऑप्शन को खरीदा होता, तो अगर आपको लग रहा होता कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक, और आपने फ्यूचर को खरीदा होता आज के दिन में निफ्टी में और पुट ऑप्शन को खरीदा होता, तो क्या होता बताइए। जो पॉजिटिव था वो आपने बताया, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट ट्रेड लिए होते तो फिर क्या होता, अगर इसके अगेंस्ट ट्रेड लिए होते तो क्या होता, फ्यूचर को बाई कर लिए होते और कॉल ऑप्शन को, सॉरी पुट ऑप्शन को खरीद लिए होते। हाँ श्रीकांत सर, आईडीडी ब्लास्ट में कैश सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। फिर क्या होता, उतनी ही तेजी से पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा होता सर, फ्यूचर आपका ज्यादा ले जा रहा होता, ऑप्शंस आपका कम कर रहा होता, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल लॉस में होते। तो एक चीज बताइए ना, फ्यूचर हेजिंग में हम जब थोड़ा श्योर है कि मार्केट वन डायरेक्शनल होगा तो हम नेकेड फ्यूचर करेंगे ना, फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, दैट्स इट। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं कि नहीं फ्यूचर हेजिंग में लिटरली करने से कोई बेनिफिट है मार्जिन बेनिफिट के अलावा? बस एक ही लोग।
एग्री कर रहे हैं। नॉन एग्री। नहीं, एक ही है नॉन एग्री, वो भी है संजीव सर। अभी इनको म्यूट करके बात किया जाएगा इनसे। वाई नॉट एग्री? मुझे क्या एग्री करना है, नॉट एग्री? मैंने ये कहा कि फ्यूचर हेजिंग करने से फायदा क्या है, जो कल हम डिस्कशंस किए थे। तो मैं इनको बताई कि अगर जैसे आज जशवंत सर मेरे को बोले, मैडम अगर आज हमने निफ्टी को फ्यूचर को सेल किया होता और एक कॉल ऑप्शन लिया होता तो आज फ्यूचर हेजिंग काम आता। लेकिन मैं उनको बोली कि सर अगर जस्ट इसके अपोजिट होता था तो आप फ्यूचर को बाई किए होते और कॉल ऑप्शन को सेल किए होते, पुट ऑप्शन को खरीदे होते, तो फिर तो भी लॉस होता, तो भी बड़ा लॉस होगा ना। उससे अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस यूज करिए। और अगर हम डायरेक्शनल हैं तो स्टॉप लॉस को यूज करके फिर डायरेक्शनल ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? अगर हमको ऐसा लग रहा है ना कि बड़ा लॉसेस हो सकता है, तो फिर आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहिए जो सेम प्राइस के आसपास चल रहा हो और उसका लोड साइज छोटा हो, तो भी सेम चीज है। स्टॉप लॉस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मुझे ये नई चीज समझ में आ रही है। बिल्कुल यूज करो, क्यों नहीं करो? जब हमको पता है, जैसे हमने फ्यूचर हेज किया, फ्यूचर हेज करने में क्या होता है, एक ब्रेकआउट पॉइंट होता है कि मैक्सिमम इतना लॉस होगा, इसके बाद कितना भी गिरेगा तो लॉस नहीं होगा। आप नेकेड ट्रेड लीजिए और नेकेड ट्रेड में जितना ब्रेकआउट पॉइंट आ रहा है उतना स्टॉप लॉस लगा के रखिए, तब भी तो आपको मैक्सिमम उतना ही लॉस होगा। सतीश सर मेरी बात से एग्री करते हैं, जो एग्री नहीं करते हैं उनसे बात करेंगे हम लोग। जशवंत सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हैं भाटी? और अपने पास में बोल रहे हैं, अपने सतीश सर को भी नमस्ते। नमस्कार सर, भाटी जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ बढ़िया सर। वो सर मैंने क्या करा, आज निफ्टी में मैंने मतलब सेलिंग करी, मैंने बटरफ्लाई बनाया। तो 23,900 का मैंने 9:26 पे इसको बनाया। तो मैंने क्या करा कि 23,900 का एक कॉल को सेल करा और एक पुट को सेल करा, और 500 पॉइंट का गैप दे करके मैंने एक वो उसमें कोई कॉल बुराई को बाय नहीं कर है लिया, जब 500 पॉइंट का मार्केट बीच में बढ़, गैप दे दिया। उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करिए, वो हम्म। स्ट्रैटेजी वन डायरेक्शनल मार्केट होगा तो ही आपको अच्छा पैसा सुनो देगी जा सुनो सकती है। सुनो सुनो, हाँ आप सुनो सही। तो हम्म मैं क्या करता हूँ, ऐसे उसको बना देता हूँ 9:15 9:20 के आसपास बना लेता हूँ, और वहां से फिर एलटीपी पे मेरी नजर पक्की हो जाती है कि भाई मार्केट में ब्लड बाथ बन रहा है या बुलिश जो भी हो रहा है। तो जिस साइड में मार्केट जाता है, मान लो जैसे मार्केट अभी 2-3 दिन से मेरी ये स्ट्रेटजी चल रही है, 2-3 दिन से कंटिन्यूस मार्केट गिरता है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस गिरने में क्या होगा कि मेरा पुट में लॉस होगा, पुट सेलिंग में लॉस होगा, तो मैं उस पुट सेलिंग को बुक कर लेता हूँ, बस बाकी बैठा रहता हूँ, तो प्रॉफिट होता है। और मेरी इच्छा होती है तो इन द मनी का एक पुट और मैं बाय कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट मेरा डबल हो जाता है। बट ये डायरेक्शनल मार्केट चल रहा है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट वही कंसोलिडेट रेंज बोर्ड में फंस जाए तब, जैसे कि कल का मार्केट। अगर मैंने जैसे ये बनाया ने, मेरे को लग गया कि मार्केट बुलिश हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बुलिश हो गया तो मेरा मार्केट में मेरा जो कॉल सेलिंग है ना उसमें लॉस होगा, तो उसको मैं बुक कर लूंगा, तो प्रॉफिट मेरे को पुट में प्रॉफिट होगा। पर फिर मार्जिन ये बड़ा लगेगा सर, जैसे ही आप नहीं, एक कोई पोजीशन ज्यादा को बड़ा स्क्वायर ऑफ मार्जिन करेंगे। नहीं, क्यों ये हेज हो रहा ना मैडम, तो इसमें मेरे का मार्जिन मतलब 40,000 में ही हो जाता हेज है पूरा। करेंगे तो मार्जिन मिल रहा है, लेकिन जब एक पोजीशन हाँ, को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो फिर मार्जिन बेनिफिट थोड़ी मिलेगा आपको। नहीं मिल जाता ना, अपन जैसे सेलिंग वाले को बुक करते हैं तो वो आराम से हो जाता है, बुक हो जाएगा। आपको पूरा नहीं हट रहे ना अपन उससे, उससे पूरा नहीं हटते हैं अपन, तो सिर्फ अपन को जो अपनों ने सेल करा ना उसको तो अपन बुक कर सकते हैं, क्योंकि पहले उसी को करना रहता है। वो अगर आपकी आप बात दो, सही है, लेकिन वो सिर्फ हाँ, डायरेक्शनल मार्केट में ही आपको दे सकता है। डायरेक्शनल मार्केट मतलब कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर तो 50 वो पॉइंट नीचे वही पूरा वही दिन वही घूमे तो तो अपने नहीं को मिलेगा आपको। एलटीपी किस काम का है, यही तो काम करता है। एलटीपी अपने को डायरेक्शन बताता है कि भाई ये ऐसा होने वाला है, तो वो टाइम लेता है, बहुत लंबे टाइम में जाता है, तो आराम से बैठ के नजर टिका के रखो उस पे। हाँ वही चीज है ना, उसमें किया जा सकता है, लेकिन हाँ, तो उसी 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 पे वो नहीं, जब रेंज वो बॉन्ड रहेगा बिना जैसे कि बिना बिना एलटीपी के तो कोई नहीं कर सकता है इसको, क्योंकि उसको डायरेक्शन एलटीपी मालूम पे नहीं। अगर आपको रेंज दिखाई दे रही है ईओआर और हाँ, ईओएस की, हाँ, ठीक है तो उसमें तो उसमें होता क्या है मैडम कि आदमी दिन भर कालपुट कालपुट करता है ना, तो उससे छुटकारा, उसके सारा पैसा उसमें लग जाता है, तो वो बस दिमाग लगा के चुपचाप फिर वो अपना बस रास्ता ढूंढता रहेगा फिर। हाँ ये भी है।
ये मेरे को अच्छा लगा इसमें, इसलिए मैं सेफ भी हूँ। अगर इसमें विरुद्ध मेरे मार्केट किधर भी विरुद्ध जाता है तो कोई बड़ा लॉस नहीं होता है इसमें, हाँ, बात बड़ा सही लॉस है नहीं आपकी। होगा। और हम ऐसे पाँच कंडीशंस में सौ के लेंगे, मैंने ट्रेड लेंगे मैंने और एक उसको स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, दैट्स इट। 500 पॉइंट, कोई स्टॉप लॉस भी यूज नहीं करता हूँ मैं तो। 500 पॉइंट की तो रेंज है, हेज हो पाँच। गया, तो हेज करने में स्टॉप लॉस क्या करेंगे आप यूज करके? वो तो हाँ, है हाँ, लिमिट में जाके फिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद बस होगा ही मेरे नहीं। को तो एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट पे ध्यान रखता हूँ कि मेरे को किस जगह किस पॉइंट पे जाके एडजस्टमेंट कर देना है। और ये बढ़िया। स्ट्रेटजी मैंने अपने अमित बख्ते सर से ही सीखी थी, उनका वो जो डला स्ट्रेडर हुआ है। बनाकर यूज करते हैं, हाँ, बुलिश उनसे स्ट्रेडर, उनसे बेयरिश उनसे स्ट्रेडर। उनसे सीखा था मैंने, तो धीरे धीरे फिर मेरा इसमें दिमाग हमेशा। चलने लगा। तो हम्म। अब अच्छा मतलब हो गया, मेरा लॉस रुक गया, नहीं तो लॉस प्रॉफिट बराबरी पे चल रहा था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो अब रुक गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, मैं नमस्कार ओके, मैडम। नमस्कार सर। यही आइडिया है सर। दविंदर सर का एक क्वेश्चन है कि 100% ओआई है बॉटम पर और नीचे सभी ओआई 50% से नीचे है, फिर भी स्टॉक नीचे जा रहा है। क्या ऐसा समझने के लिए स्टॉक अपने हिसाब से चलेगा या फिर 100% ओआई कैपेबिलिटी है कि वो रिवर्स करवा देगा? रविंदर सर, क्या होता है, दो चीजें हैं। ओआई कैसे रिएक्ट करती है, राइटर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको हमेशा कही, जब भी हम ओआई को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप नेकेड ओआई को देखकर सिर्फ पता नहीं लगा सकते कि मार्केट यही रुकेगा या यहां से उड़ेगा। राइटर्स क्या होते हैं, राइटर्स ये सोच के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मैक्सिमम रेंज मुझे ये महीने का इतना दिखाई दे रहा है कि स्टॉक 180 रुपए से 185 रुपए तक ट्रेवल करना है। अब क्या हुआ, मार्केट आया 180 रुपए पे, ये अभी भी 100% रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में इंट्राडे वॉल्यूम प्रेशराइज करें, खतरनाक वाला, ये नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे और इधर जाके बहुत तेजी से बिकवाली होना स्टार्ट हो जाए, पुट साइड में वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाए बहुत तेजी से, डब्ल्यूटीबी करने लगे, तो क्या होगा, प्राइस नीचे जा रहा है विथ ड्यू टू वॉल्यूम। सो ओपन इंटरेस्ट क्या करेगा, बैठा रहेगा या निकलेगा? दविंदर सर, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। अगर प्राइस ड्यू टू वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज करा, हमको पता था कि ये महीने का रेंज 180 से 185 रुपीज के आसपास ही घूमना है, मैंने 180 का पुट ऑप्शन को सेल करके भी बैठी हूं ताकि मुझे इसका प्रीमियम मिल सके। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 180 रुपीज से नीचे ना जा पाएगा, मैं एक राइटर हूं। लेकिन मार्केट में इंट्राडे वॉल्यूम आया, प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करे, नीचे की तरफ प्रेशराइज स्टार्ट करे, तो क्या फिर भी मेरा यहां बैठना समझदारी होगी? फिर भी क्या मेरा यहां बैठना समझदारी होगी? अब मैं राइटर हूं तो मेरे पास दो तरीके हैं अपनी पोजीशंस को, लॉस को कम करने के। क्या, या तो मैं यहां से अपना पोजीशन को बेच दूं, या तो 180 के पुट ऑप्शन को वापस से खरीद लूं जो मैंने बेचा था, यानी कि मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊं। एक चीज, दूसरी चीज, क्या मैं 180 का ही कॉल ऑप्शन को खरीद सकती हूँ? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, 180 के ही पुट ऑप्शन को खरीद सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। हेज करने के लिए मुझे किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं नीचे की तरफ प्रेशराइज, नीचे के पुट ऑप्शन को नेकेड बाइंग करना स्टार्ट करूंगी। अब जब मैं पुट ऑप्शन के नेकेड पोजीशंस को बाइंग करना स्टार्ट, वॉल्यूम कौन बढ़ाता है? आपको पता है, वॉल्यूम यही राइटर्स बढ़ाते हैं। जब प्राइस नीचे की तरफ मूव होने लगता है ना, तो यहाँ पे राइटर्स का दो तरीके का माइंडसेट होता है। पहला कि वो यही बेचकर मार्केट से बाहर निकल जाए, दूसरा वो यहाँ के पुट ऑप्शन को खरीदना तेजी से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ के पुट ऑप्शन को खरीदना तेजी से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, ये वाला वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ये वाला वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो आधे राइटर ने हेज किया था वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के आधे राइटर्स क्या करेंगे, या जो न्यूली राइटर्स हेड ऑन हो रहे हैं वो क्या करेंगे? उनको साफ दिखाई देगा कि भाई ये लोग हेज इधर जाके कर रहे हैं, ये लोग नहीं संभाल पाने, तो नए राइटर्स ऑब्वियसली 170 पे जाके इंक्लूड होना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या होगा, स्टॉक 180 रुपीज पे ना रुक के 170 रुपीज पे रुकेगा जाकर। क्यों? क्योंकि राइटर्स के बस में नहीं था उसको रोक पाना, इसी वजह से राइटिंग्स नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। मैंने कहा ना, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कोई भी अलग अलग नहीं चलता है। कोई अपने आप में राजा नहीं है कि मैं जिस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मार्केट या वॉल्यूम उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, नहीं। तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर प्राइस नीचे विथ वॉल्यूम जा रहा है तो वॉल्यूम किस वजह से जा रहा है, वॉल्यूम ओआई की वजह से
से ही जा पा रहा है। अब ओआई की वजह से क्यों जा पा रहा है? क्योंकि ओआई उस वैल्यू को रोक नहीं पाया, तभी तो जाकर नीचे पे हैश होना स्टार्ट हुआ है, और तभी जाकर नीचे की वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, और तभी जाकर वो हाईएस्ट ओआई जो था वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ और वहां का परसेंटेज बढ़ने लगा है। अभी समझ में आया? इस वजह से ये राइटिंग्स इस तरीके से शिफ्ट होती हुई हमको दिखाई देती है। अभी मुझे लगता है कि आप लोग, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे पहले आप उतने अच्छे तरीके से राइटिंग्स को नहीं देखे होंगे या नहीं समझे होंगे, लेकिन एक्चुअल में राइटिंग्स इसी तरीके से वर्क कर दी। अफजल सर, अभी आपको क्लियर हुआ क्यों ये ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट होती है और क्यों हमको ये ओआई को ध्यान देना होता है? हमको ये तीनों को पैरेलल काम करना पड़ेगा, और इन तीनों को पैरेलल काम करवाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कुछ अच्छा रिजल्ट्स पता कर सकते हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइनली दविंदर सर आपका डाउट क्लियर हो गया। और कोई जिसको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है? अभी भी आप में से कोई जिनको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है? हाँ, ऑयल एंड गैस आज अच्छा परफॉर्म किया है। ये देखिए, एक कुछ सेक्टर गेनर्स हैं आज के। आज जनरल इनकॉप ऑफ इंडिया 13% के आसपास चला है, 9.5% के आसपास। ये नेटवर्क 18 आज अच्छा चला है, 5-6% के आसपास। ये देखिए, ये सब वैसे स्टॉक्स है जो एफ&ओ में नहीं है। मोस्ट मुझे लगता है इसमें कोई स्टॉक नहीं है जो एफ&ओ में है। 52 वीक का हाई पे है जो नियर दिखाई दे रहे हैं, वो इतने सारे स्टॉक्स हैं। आज मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम कौन कौन रहा है, किसमें अच्छा वॉल्यूम बना? आज आइडिया में तगड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली, 3.5% 4% के आसपास सेलिंग। ये 2.5% के आसपास टूटा। जेपी पावर 4-5% के आसपास टूट चुका है। टाटा स्टील में आज एक अच्छा वॉल्यूम था। टाटा स्टील क्या हुआ ना, सुबह तक, दिन तक 12 बजे तक टाटा स्टील में एक बाइंग की साइड में अच्छा वॉल्यूम देखने के लिए मिला था। ये उस टाइम पे चल रहा था शायद 144 रुपीज तक, एंड 144 के पास क्या तगड़ा प्रेशर देखने के लिए मिला, बियरिश में स्टॉक 140 रुपीज तक आ गया। मुझे लगता है 12 बजे के बाद ही टूटा होगा, मैंने देखा तो था इसको। दिखा देते हैं आपको टाटा स्टील, है ना, ऐसे ही कुछ हुआ है। ये देखिए, ऐसा ही हुआ है। कहाँ तक गया है स्टॉक? 144 रुपीज तक, एंड देन फुल फॉल फॉल फॉल। अब क्या, जिन्होंने 142 रुपीज के आसपास से खरीदा होगा, 138 रुपीज आएगा, ये ऑलरेडी हमारा पहले से डिस्कस्ड है। लेकिन 138 रुपीज को ब्रेक करेगा तो फिर मुश्किल होगी। उस चीज को स्पेशली समझना जरूरी है। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले पॉसिबिलिटीज को जानना बहुत जरूरी है। 138 रुपीज एक बेहतरीन बॉटम है। बेहतरीन बॉटम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टाटा स्टील को लास्ट 6 महीने से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 6 महीने से उसका 138 रुपीज का बॉटम है। आज तक वो 6 महीने का बॉटम अभी तक फिलहाल नहीं ब्रेक किया, लेकिन मल्टीपल हिटिंग से ब्रेक किया तो फिर रिस्क क्रिएट करेगा। इसलिए हमको क्यों रिस्क लेना है? 143 से 138 रुपीज आता है, नीचे की तरफ प्रेशराइज होता हुआ दिखाई देता है, तो बेचेंगे। फिर फ्रेश जहां पे बॉटम मिलेगा वहां से खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। दैट्स इट। ठीक है, गेल भी एक अच्छे बॉटम के आसपास मूव कर रहा है। आज गेल ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। कॉलपाल भी अगर हम देखें ना तो वो एक रेंज में फंसा है। देखा है आपने कॉलपाल को? 2600 रुपए का बॉटम और 2800 रुपए का टॉप, उसी रेंज में फंसा है। हाँ, 138 रुपीज से न्यू एंट्री हम करेंगे। ऐसे स्टॉक्स पे हम बिल्कुल नजर बना के रखेंगे जो स्टॉक्स हमारी नजर में है, पता चल रहा है बहुत टाइमिंग से मार्केट में एक ही एक रेंज में है, फिर एक साइड में अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, तो हम बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कॉलपाल आपको दिखा देती हूँ। कॉलपाल का सिचुएशन ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि 2600 से 2800 रुपए की रेंज में है। 2600 से 2800 रुपए की रेंज में ही है। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर कुछ हो सकता है नया। 5 मिनट है ये, इसको हम कर देते हैं 1 डे। ये देखिए, ये इसका मैक्सिमम 2500 भी नहीं है, 2500 भी नहीं है, ये इसका बॉटम है। ये बॉटम लगा के इधर बहुत दूर तक गया है, लेकिन ये महीना रेंज यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2700, इधर ऊपर 2900। ऊपर का रेंज कम कर दी थी मैं 100 पॉइंट का, लेकिन 2600 से 2800 बोली थी, 2700 से 2900 पॉइंट का रेंज है बस। वो ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर कुछ बड़ा हो सकता है, इसको स्पेशली हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
अभी तो वैसे स्टॉक्स को आपको ऑब्जर्व करना है, वैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कशंस किए थे, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है, और हम देख सकते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएट है। लेकिन मार्केट इतना फ्लक्चुएट होने के बाद भी अगर वॉल्यूम सपोर्ट किया हुआ है, प्राइस सपोर्ट किया है, तो भी स्टॉक नहीं टूट पा रहे। जैसे कि ये वाला स्टॉक था बायोकॉन। बायोकॉन अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम ये वैल्यू पे इसको संभाला, फिर फाइनली आज जाकर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, और आज जाकर ये 4% के आसपास टूटा है। आपको पता है ये स्टॉक, ये देखिए वन डे का कैंडल है, अगर मैं इसको यहां तक करूं तो बॉटम अगर आप देखेंगे तो ये बहुत टाइम तक इस रेंज में फंसा। जो मैं बोली ना कि मार्केट जब एक कंसोलिडेशन की रेंज में रहेगा, और जब ब्रस्ट होगा ना, किसी भी डायरेक्शन में हो, बड़ा ब्रस्ट होगा। अभी आप देखिए ये कैंडल देखिए 1% की, आधा परसेंट अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास समझ लीजिए, ये देखिए। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट रहा एंड देन फिर ब्रेक किया, तो ये कैंडल आप देखिए 4% के आसपास। सेम कहानी उसने यहाँ पे दोहराई। ये देखिए इस कैंडल को, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, और देन ब्रस्ट हुआ तो फिर वो नीचे बहुत तेजी से फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा, एंड देन जब ब्रस्ट होगा ना, तब बड़ी रेंज में ब्रस्ट होता है, बहुत खतरनाक। इसलिए हमको स्पेशली इस केसेस में, और फिर जब ये होता है ना, तो वॉल्यूम्स बहुत तेजी से नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं, देन वाई फिर शिफ्टिंग्स होना स्टार्ट होती है, एंड वाई जब शिफ्टिंग्स होना स्टार्ट होती है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, क्यों मैं वॉल्यूम्स विथ प्राइस विथ ऑप्शंस, मतलब ओआई आपको साथ में करने को बोल रही हूँ। जैसे कि आज मैंने देखा सीमेंस में कुछ 12 बजे के आसपास ना, दिखाती हूँ आपको, सीमेंस 12 बजे के आसपास, ये देखिए हम चलते हैं इसके हिस्टोरिकल पे। देखिए अभी प्राइस चल रहा है 7681, बहुत ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। रीचा मैम वो वैसे भी 690 रुपीज पे ओआई दिखाई दे रहा है हमको। देखिएगा वॉल्यूम कितना तेजी से, ये वाला वॉल्यूम देखा आपने? जो चीज मैं दिखाना चाहिए वो चीज देखी या नहीं? नहीं देखी तो हम फिर से पीछे चलते हैं, मार्क कर देती हूँ ताकि आपका ध्यान बना रहे, स्पीड कम कर देती हूँ। ये क्या हो गया, फिर से आगे चलते हैं, ठीक है, और पीछे चलते हैं 12:05 पे। इसको हम कर देते हैं 30 सेकेंड, इसको हम कर देते हैं 3x की स्पीड, एंड आपको मार्क भी कर देती हूँ। ये वाला वाई देखिएगा, वॉल्यूम देखिएगा, ये वाला वॉल्यूम का परसेंटेज देखिएगा, ये वाला वॉल्यूम का परसेंटेज देखिएगा, और फिर आप ओआई को देखिएगा। ठीक है, दिखाती हूँ। अब चल देते हैं, इसको कर देते हैं प्ले, देखिएगा ना, मजा आएगा। हेलो, वो वीडियो बना दिया। देखा? और ये अभी भी राइटिंग्स है, इनको लग रहा है कि मार्केट थमेगा, आएगा, लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट हुआ ना, तब जाके इनको लगा कि नहीं अब नहीं आ पाएगा, तब जाके ये परसेंटेज बढ़ने लगा है, तब जाकर यहाँ पे राइटिंग्स होना स्टार्ट हुई हो, तब जाके ये सोच पा रहे हैं कि अब मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। जब कंसोलिडेशन आया तब आया समझ, कितना फास्टली प्राइस के साथ वॉल्यूम शिफ्ट होता है। ये इसी वजह से जो लोग अपनी राइटिंग, क्योंकि राइटर्स को हमेशा बड़ा लॉस होता है, प्रॉफिट उनके पास मिनिमम है, राइटर्स को लॉस हमेशा ज्यादा होता है। सो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है इसके अलावा,
तो वहां पे नेकेड बाइंग होना स्टार्ट होती है। जब नेकेड बाइंग बहुत तेजी से होना स्टार्ट होगी तो उस डायरेक्शन में वॉल्यूम्स बहुत तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा एंड तब फिर नीचे की ओआई इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। अब राइटर्स क्या कर रहे हैं, जब उनको लगा कि नहीं, जब मार्केट कंसोलिडेट हुआ तब उनको लगा कि अब मार्केट यहीं थमना चाहिए। कहां पे थमना चाहिए? 6949 तक, 6949 तक, और मार्केट का बॉटम यही रहा होगा 6949 के आसपास। आज अच्छे से समझ में आया? आज अच्छे से समझ में इसलिए आया क्योंकि आज आप अपने डाउट्स पूछे, इसके पहले कभी आपने नहीं पूछा ना सर। तो कर देती हूँ क्लियर। और ये देखिए 6868.90 रुकना चाहिए था इसको इधर, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस और 6857, लेकिन वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि राइटर्स को लगता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये महीना सीमेंस 1000 पॉइंट करेक्ट हुआ है। 8000 रुपए का ये महीना इसका टॉप है और 8000 रुपए से ही करेक्ट होके 7000, 6800, 1200 पॉइंट का करेक्शन देखने के लिए मिला है सीमेंस में। देखा है आपने ये वाला करेक्शन? ये वाला करेक्शन देखिए 1200 पॉइंट का 15% करेक्ट हुआ है। जी देवेंद्र सर, ये वाली वीडियो आपको डेलिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? है ना मजेदार चीज? तो तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। जिस तरीके से आप उन तीनों चीजों को आपस में इंटरलिंक्ड करके समझेंगे उतना मजा आएगा। ऑप्शन चेन ना लिटरली एक मजेदार डेटा है और इंटरेस्टिंग डेटा है। जितना अच्छे से आप उस पर नजर बना के रखेंगे उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा एंड जब आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा ना, आप डेफिनेटली उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। चार्ट एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स एनालिसिस एक टाइम पे आपको बोर लग सकता है, लेकिन ऑप्शन चेन कभी आपको बोर नहीं करेगा। न्यू ट्रेडर्स को पेपर ट्रेड आप किस पे कर सकते हैं? कौन सा पेपर ट्रेडिंग फ्री है? किस पे करते हैं अभी आप लोग? फ्रंट पेज करके है ना, फ्रंट पेज करके वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रंट पेज करके है, वर्चुअल ट्रेडिंग है। अजय कुमार सर, आप नियोटा है, इस पे आप कर सकते हैं, ठीक है? और कोई डाउट रिलेटेड टू ऑप्शन चेन, वॉल्यूम या एनीथिंग? फ्रंट पेज है, ओके। हाँ धर्मेंद्र सर, सेम ही काम करता है। एफ एंड ओ मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जैसे कैश में कोई लिमिट नहीं होता है होल्ड करने का, बट एफ एंड ओ में डिलीवरी किया जा सकता है लेकिन उसका लिमिट है। उसका लिमिट ऐसा है कि आप 3 महीने के रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। दिसंबर का करेंगे तो दिसंबर के लास्ट थर्सडे एक्सपायर हो जाएगा। जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे तो जनवरी के लास्ट थर्सडे एक्सपायर हो जाएगा। फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे तो फरवरी के लास्ट थर्सडे एक्सपायर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 3 ही है, इसके अलावा 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा हम ट्रेड नहीं कर सकते। जब दिसंबर क्लोज होगा तो फरवरी का टाइम को मिलेगा। गुड इवनिंग है सभी को। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट आने वाला है जल्दी ही, है ना? इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आशियाना मैडम चले गए हैं गेस्ट के साथ। तो क्लास हो गई आज की या बाकी थी? मतलब जो टॉपिक था आपका हो गया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया ना? बढ़िया है। एक टॉपिक रह गया है संजीव सर का। चलिए संजीव सर, फिर कल क्या है? कल सैटरडे, मंडे कर लेंगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर मेरे को शुरू से करना पड़ेगा ना। आज दिन वाला क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा आप लोग, जो दिन में हुई थी। और बहुत मतलब डिटेल उसको समझा कि स्टॉक्स को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। कहाँ से पुट या कॉल बाई करे यार, इसी के पीछे तो पूरा मतलब लगे ही पड़े हैं कि करना क्या है। P2 या P1 या C1 या C2 में सेव कौन सा है? जब भी पहली बार आ रहा है और अपनी बुलिश रिस्क 0 है, और मान के चलिए जो भी पहली बार आए तो सेफ ही बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए तो फिर एंड किया जाए क्लास यहीं पर। आज वीडियो बनाने वाले हैं जो हेजिंग वाली चीजें हैं, आप लोगों को मतलब लगता है कि हेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्विंग से रिलेटेड फुल वीडियो कहाँ मिलेगी? स्टॉक बाय आशियाना, इस वाले पे आपको मिल जाएगा, या आप फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी सर्च कर सकते हैं, सतीश कुमार के नाम से ही है, इस पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो फिर आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपकमिंग वीक्स। चलिए फिर डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लासेस का लिंक अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।